नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक कैलाश वर्मा का आज न्यूज 21 की टीम ने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में मौजूदा निकाय चुनाव से लेकर सीजेपी और यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर विधायक से सवाल किए गए। कई सवालों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी तो कुछ मुद्दों पर जवाब देने से बचते हुए मध्यम मार्ग अपनाया। सबसे पहले बात निकाय चुनाव की। बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने दावा किया कि बीजेपी की चुनावी रणनीति मजबूत है और निकाय चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। खास बात ये रही कि उन्होंने खुद को युवा नेतृत्व बताते हुए कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र में युवा नेतृत्व नजर आएगा। उनके मुताबिक निकाय चुनाव में पार्षदों के रूप में भी नए और युवा चेहरे सामने दिखाई देंगे। यानी बीजेपी इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में युवा चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि सवाल ये है कि आखिर कितने नए चेहरों को मौका मिलेगा और क्या पार्टी पुराने चेहरों की जगह युवाओं पर भरोसा करेगी। इसका स्पष्ट जवाब चुनाव में टिकट वितरण के बाद ही सामने आएगा। इसके बाद विधायक कैलाश वर्मा से सीजेपी से जुड़े विवाद को लेकर सवाल भी किया गया। इस पर उनका कहना था कि सीजेपी कोई पार्टी नहीं है और गांव में सीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो किया गया वह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का विरोध हुआ वह गांव वालों की ओर से किया गया विरोध था और उसका बीजेपी से संबंध नहीं है। वहीं यूजीसी से जुड़े सवाल पर भी विधायक से सीधा सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि यूजीसी को लेकर अलग अलग पक्ष सामने आ रहे हैं और कई लोग अपने अपने पक्ष में समर्थन की बात कर रहे हैं। ऐसे में वे किस पक्ष का समर्थन करते हैं? इस सवाल पर कैलाश वर्मा सीधे तौर पर किसी एक पक्ष के साथ खड़े होते नजर नहीं आए। उन्होंने जवाब में मध्यम मार्ग अपनाया और स्पष्ट तौर पर अपना पक्ष रखने से बचते हुए नजर आए। कुल मिलाकर कैलाश वर्मा के इंटरव्यू में निकाय चुनाव और युवा नेतृत्व को लेकर बीजेपी की रणनीति के संकेत जरूर मिले, लेकिन सीजेपी और यूजीसी जैसे विवादित मुद्दों पर विधायक का रुख अपेक्षाकृत संतुलित रहा। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव में बीजेपी वास्तव में कितने युवा चेहरों को मैदान में उतारती है और बगरू विधानसभा क्षेत्र में विधायक का ये युवा नेतृत्व वाला दावा जमीन पर कितना दिखाई देता है। देखिए, निकाय चुनाव जब जब भी राजस्थान के अंदर हुआ है तो इनकी एक रणनीति होती है। रणनीति के तहत ही चुनाव लड़ा जाता है और हमारी पार्टी की प्राथमिकता है कि जो गांव गरीब किसान से जुड़े हुए मुद्दे हैं, गांव की जो परिपाटी है आजादी के बाद में, वो सब मुद्दे इसमें सम्मिलित हो। उन मुद्दों को उठाने वाले कार्यकर्ता आगे आए और वो कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता जिन्होंने लंबे टाइम से पार्टी का काम किया, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए और उनकी विचारधारा को ही पार्टी कंसीडर करे। ये हमारा बिल्कुल एक क्लियर सा पॉइंट है। मगर विशेषकर अभी जिस तरीके से हमारी पार्टी की प्राथमिकता है, आप लोग देख रहे हो कि राजस्थान नहीं अपितु हिंदुस्तान नहीं अपितु विश्व की एक नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो एक संकल्प लिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र सरकार के माध्यम से, एक संकल्प ऐसा था कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर और ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें आई, मगर मैं तो राजस्थान की बात करूं आप लोगों के बीच में कि वन स्टेट वन इलेक्शन। आज हम देख पा रहे हैं इस बात को कि इतना सब कुछ एक बहुत बड़ा दायरा होता है इन चुनावों का, और जितने छोटे इलेक्शन होते हैं उनमें बहुत सारा धन बल, बहुत सारा चीजें इसके अंदर खर्च होती है। लोग इस बात के लिए बहुत सक्षम भी होते हैं, बहुत सक्षम भी नहीं होते। मगर पहली बार हमारी पार्टी ने एक बार नया, जो एक नवाचार मैं जिसको कहूंगा, जिसमें केवल और केवल कार्यकर्ता निखर के आएगा, वो व्यक्ति जिसके पास में संसाधन के माध्यम से और पार्टी की विचारधारा के माध्यम से चुनाव जीतने की क्षमता हो, वो कार्यकर्ता आगे आएगा। उसी बात को देखते हुए जो इलेक्शन के अंदर, मैं मानता हूं इस बात को थोड़ी देरी हुई है, मगर वन स्टेट वन इलेक्शन का जो मैसेज है हमारा, ये पूरे राजस्थान के अंदर है। हमारी तैयारी मजबूत है, हमारा विजन है, हमारी पार्टी का नेता है और हम विकास की धुरी के ऊपर गांव गरीब किसान तक जाएंगे और निश्चित तौर के ऊपर राजस्थान के अंदर नगर निकाय, नगर परिषद और हमारे नगर निगमों के अंदर बोर्ड बनाएंगे। देखिए, बगरू जो नगर पालिका है हमारी, बगरू नगर पालिका में हमने विकास के नाम के ऊपर हम वोट मांग रहे हैं। हमने पहले भी बोर्ड बनाए, कई बार हमारा बोर्ड रहा है। पिछली बार भी हमारा बोर्ड लगभग तय था, मगर कुछ लोग थे जिनको हमने चिन्हित किया
और निश्चित तौर के ऊपर जिस तरीके से बगरू के अंदर नवाचार हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, चाहे सड़क के माध्यम से, चाहे पानी के माध्यम से, चाहे पुलिया निर्माण के माध्यम से, हॉस्पिटल्स के माध्यम से, ऑल ओवर जितने डेवलपमेंट के काम कराने थे, भजनलाल सरकार ने 2.5 साल में ऐसा कुछ काम किया नहीं जिसकी वजह से हमारे को सर नीचा करना पड़े। और मैंने बगरू विधानसभा की वोट की ताकत के पीछे भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि कल को कोई पार्षद अपने वार्ड में जाता है तो उसको दिक्कत परेशानी आए। इसलिए मैं निश्चित तौर के ऊपर कह सकता हूं कि बगरू 35 में हम पूर्ण बहुमत से बोर्ड बनाएंगे। वाटिका नगर पालिका भले ही नगर पालिका नहीं बनी है, मगर यहाँ पे जो सरपंच के बाद में जो चेयरमैन बना उसके स्थितियों के अंदर जो हमने विरासत तो हम कह सकते हैं राजनीति की एक विरासत होती है, काम की एक विरासत होती है, उसको जिस तरीके से हमने दी, चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे सीएससी का मामला हो, चाहे एक्शन ऑफिस का हो, चाहे सामुदायिक भवन का हो, चाहे सड़क का हो, ये लोग उसको संभाल के ही नहीं रख पाए और आज तरह तरह के दावे करते हैं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो निश्चित तौर के ऊपर वाटिका में भी हम पूर्ण बहुमत से बोर्ड बनाएंगे और बोर्ड बनाते हुए वहां चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाएंगे। देखिए, जो सीजेपी वाले जो लोग हैं, मैंने इनको स्पष्ट कहा कि किसी भी पार्टी की कोई भी गांव, कोई भी ढाणी में हो सकता है कि किसी पार्टी से कोई गांव की विचारधारा जुड़ी हो सकती है, मगर आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते किसी गांव के अंदर जाके। ना तो इनके जो चीफ है, जो अभिजीत दीप के पता नहीं क्या नाम है उनका, आशुतोष राका, ना तो इनका कोई कैडर है, ना इनका कोई विजन है। ये केवल और केवल सोशल मीडिया खेल रहे हैं। मैं रात को इनका एक इंस्टा के ऊपर वीडियो देख रहा था, मेरे को बड़ी शर्म महसूस हुई। ये उन लोगों को गधे बेवकूफ ये बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं वहां चला जाता, बैठ जाता तो ज्यादा पॉपुलरिटी मिल जाती, और नहीं बैठा तो उससे भी ज्यादा होगी, अपना तो नाम हो गया। तो भाई कोई विजन है क्या आपका? फिर गांव वाले लोगों को आप कब तक गुंडा, बीजेपी के गुंडे, विधायक के गुंडे, और आप लोग ये बताते हैं। और आपके साथ में जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को नेपाल बनाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो लोकसभा के अंदर घुस के आग लगाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देना चाहते हैं। वो कहते हैं हम एमएलए की इसकी तो बात ही नहीं करते। मेरे को पता है, बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलोगे, उल्टा पुल्टा बोलोगे, जब ही आपका एक नाम आएगा। ये उनकी सोच है, ये हमारी सोच नहीं, हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। मैं देख पा रहा हूं कि कल ये एक सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मैंने कहा गांव है, हम इस गांव के नागरिक है, आपकी हिम्मत कैसे हुई पहले तो गांव में घुसने की? आपके पास में कोई अथॉरिटी है क्या? कोई शिक्षा विभाग से आपने प्रमाण लिया क्या? कोई सहमति ली क्या? कोई गांव वालों से सहमति ली क्या? आपको किसने परमिशन दे दी गांव में घुसने की? और आप ईमानदारी से देखना, मैं आपका सम्मान करता हूं मीडिया का, और उन्होंने एक हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया, हमारी सरकार के ऊपर, शिक्षा मंत्री के ऊपर। उन्होंने कहा कि मीडिया की कहीं पाबंदी नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से गांव के अंदर जाइए। मीडिया हमारा तो गांव में पहले से खड़ा था, पहले से मीडिया को इन्होंने इन्फॉर्म किया, इतला किया। इनकी तो ऐसी ऐसी चीजें वायरल हुई है कि ये तो स्टेट का मीडिया है, अपने तो नेशनल का मीडिया है, जब तक तो अपन करेंगे नहीं। एक आदमी को ये 7:30 बजे भेजते हैं, बोले कितने लोग आ गए? बोले 2 फोटोग्राफर आए हैं अभी तो। वो बोलते हैं कि अच्छा ये तो यहाँ के ही हैं, लोकल है। बोले नेशनल आने दो अभी। उससे पहले ये गांव के मुख्य चौराहे के ऊपर एक वहां के मुख्य आदमी से लड़ते हैं, तुम बच्ची को कहां लेके जा रहे हो? छोटी बच्ची डर गई, सहम गई, और उससे छीना झपटी ये लोग करते हैं। और छीना झपटी करते हुए कि आपको पता है हमारी पार्टी के इतने फॉलोवर्स हैं, हमने वहां पे मोदी सरकार के धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला दिया, मदन दिलावर क्या है? उन्होंने कहा भाई हमारे एमएलए साहब ने भेज। बोले कुछ नहीं, एमएलए। तो जिस पार्टी का कोई एजेंडा नहीं, जिस पार्टी का कोई विजन नहीं, जो पार्टी केवल आप देखना, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, जब जंतर मंतर के ऊपर आदरणीय हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, मोदी जी ने बड़ा दिल रखा कि अगर बच्चों का और जो हमारी अनियमितता हुई है, अगर इस चीज से ठीक हो सकती है तो हम करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है, नॉट ओनली सीजेपी के दबाव की कोई बात है। मगर इन लोगों ने जिस तरीके से जैसे ही इस्तीफा हुआ और इनके चीफ की जो हरकत थी वहां पे मंच के ऊपर, वो किसी से छुपी हुई नहीं, उसको हिंदुस्तान ने भी देखा।
जिस तरीके से उछल के ये हुआ, क्यों भाई आप तो छात्रों के लिए लड़ रहे हो या कोई जश्न मना रहे हो वहां पे? आप कहते हो सरकार मुकर रही है, कौन सा प्रमाण है भाई आपके पास में सरकार मुकर रही है? जिन बच्चों के ऊपर FIR लगी, हमारी सरकार की प्राथमिकता तो बेसिक करेंगे, मगर उस कमेटी के अंदर कौन लोग हैं, उनसे बात हुई कि नहीं हुई आपकी? मगर ये लोग क्या और कॉन्फिडेंस हो गए, और उसके बाद में ये छात्रों के 12 दिन नहीं होते, 20 दिन नहीं होते, 1 महीना नहीं होता, 2 महीने नहीं होते, गांव में परंपरा है लंबे टाइम तक 4-4, 5-5 महीने तक, और आप होटलों के अंदर जश्न मना रहे हो, आपके स्पोक पर्सन वहां पे डांस कर रहे हो। क्या विजन है आपका इस पार्टी का? मेरे को लगता नहीं इनका कोई धरातल है। 17 बार जिस पार्टी ने पेपर लीक हो जाए, और जिस पार्टी का भी मुखिया बना घूम रहा है और बिना मतलब की आलतू फालतू बातें करके मार्केट के अंदर माहौल खराब करने का काम खुद करते हैं, अपनी गिरबान के अंदर झांक के खुद नहीं देखते। मैं तो कहता हूं इनके साथ में गए थे वो कांग्रेस के एजेंट थे। हमारे लोगों के साथ में धक्का मुक्की होगी, गांव का आदमी मेरे पास में खड़ा नहीं होगा के? होगा ना। इनको यही पता नहीं कि ये सब कुछ, जब ये प्रकरण हो गया उसके बाद में मैं गांव में गया, गांव में लोगों के साथ में बैठ के बात की। मैं तो मंदिर में बैठ के बात की। ये हमारे राम मंदिर की आस्था को बोले कि ये मंदिर बनाने के लिए तो आपके पास कहां से पैसा आ गया, क्या होता है राम जी ये? तो ये मैंने स्पष्ट बोला कि ये कहीं ना कहीं विदेश की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं। मैंने तो ये भी बोला कि आप कौन सी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ गए भाई? ये स्कूल का, ये कोई भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कोई इनके दबाव में नहीं किया। हम दबाव में काम नहीं करते, ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। आप में अगर किसी प्रकार की कोई ऐसे है, आपके पास कोई प्रमाण है, आप स्कूल सुधार रखने के कोई तथ्य हैं, आपकी मानसिकता स्कूल को ठीक करने की, तो लेके आओ ना। आप एक तरफ तो कहते हो कि हमने परमिशन ले ली, दूसरा आपका स्पोक पर्सन बोल रहा है कि हमारे को पता नहीं है, तीसरा बोल रहा है कि मेरे साथ में कांग्रेस के लोग नहीं थे, चौथा बोल रहा है कि ये तो बीजेपी के गुंडे थे, पांचवा इनका चीफ बोल रहा है कि मेरे लोगों के ऊपर। भाई ये लोग हैं तो गांव के लिए थोड़ी है, गांव से बड़ी जाजम कोई हुई है क्या? ऐसे जो लोग है ना, पता नहीं कितने आए कितने गए, फिर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है तो नहीं। और मैं तो कहता हूं कि आइए, आप उसके बाद में जोधपुर गए, क्या हालत हुई आपकी? मीडिया वालों को साथ में आप वो कर रहे हो, मीडिया वालों के साथ में आप बदतमीजी कर रहे हो। और ठीक 48 घंटे होते हैं, इनका स्पोक पर्सन सोशल मीडिया के ऊपर आता है और हमारे मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके की भाषा का प्रयोग ये करते हैं कि हमारा अभियान रुका नहीं है। आपका अभियान तो सोशल मीडिया का है, तो खेलते रहो। आपको यही पता नहीं कि मेरे से कितने लोग जुड़ गए, वो इंस्टा के ऊपर वायरल हो जाता है। आप लोगों को कहते हो गांव वाले लोग तो गधे थे, या तो लैंग्वेज आप सुधार लो, नहीं जहां हो वहीं आके फिर जो हाल रामपुरा जोधपुर में किया वो करने के लिए तैयार है। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हमारी मर्यादा है, गांव में परंपराएं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत है, और इज्जत के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। क्या है CJP? ये आ गए, आप सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोवर्स कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, और फिर आके आप धमकी देते हो। गांव में ही चल रही है, और ये चैलेंज करते हैं कि CJP के आह्वान के ऊपर 48 घंटे के अंदर काम चालू करे। भाई आप व्हाट इज दिस? आप कौन हो? आप कैसे निर्देश दे सकते हो हमारी सरकार को? गांव को नहीं दे सकते, गांव से बड़ा कोई नहीं है, और जनता हमारी माई बाप है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। और आज भी अगर गांव, रामपुरा गांव के ऊपर, बगरू विधानसभा क्षेत्र में किसी भी गांव के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर आंच आएगी, आप जैसी पार्टी के लोग आके न्यूसेंस करेंगे, तो हम वो ही करेंगे। आपके साथ तो वो लोग थे साहब जो हिंदुस्तान को नेपाल बना रहे हैं, आपके साथ तो NSUI के लोग थे चुनाव लड़े हुए, उनकी गाड़ियों के नंबर ट्रेस कर लिए, लोकेट कर लिए हमने। और फिर आप ऐसे कह रहे हो कि हमारे साथ में ये हो गया, वो हो गया। आप न्यूसेंस कर रहे थे, आपने FIR कराई, हमारे गांव वालों ने भी करा दी। प्रशासन का काम करेगा, प्रशासन में सब न्याय है, लोकतंत्र है, न्याय हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप डर क्यों रहे हो? देखिए बहुत सारी चीजें हैं, कभी कभार कोई चीजें बनती है, और बनने के बाद में कुछ चीजें प्राथमिकताएं होती है। अब प्राथमिकता के तौर के ऊपर अभी मैंने इस मोबाइल को प्राथमिकता दी, उसके बाद में कोई और चीज भी आ सकती है, मगर पहले मैंने इनको प्राथमिकता दे दी। फिर मेरे को लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी खामी है, तो उसको मैं ठीक करने का स्थितियां होती है। बहुत सारी चीजें बनती भी, बहुत सारी चीजें बिगड़ती भी है। मैं तो एक ठीक है, अभी यहाँ पे राजस्थान के अंदर एक विधायक के नाते बहुत सारी चीजें देखता भी आया हूँ, बहुत सारी चीजें कभी बनती भी है। कोई कभी कभार कोई चीजों में कमी खामी हो जाती है, तो उसको बैठ के दुरुस्त भी किया जाता है। लोग कहते हैं कि उसको ये मिल गया, उसको ये नहीं मिलना चाहिए, मेरे को ये नहीं मिला, आपको ये मिल गया, बहन जी को ये मिला, भाई साहब को ये नहीं मिला। तो इन चीजों के अंदर अगर कोई प्रामाणिकता है, कोई प्राथमिकताएं हैं, तो ये सब चीजें बैठ के तय होती है। और जब चीजें बैठ के तय होती है तो उसमें सामूहिकता होती है, 36 कौम का विकास होता है।